नमस्कार। आज हम गहराई से बात कर रहे हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की। ये संगठन मतलब आजकल इतनी चर्चा में क्यों है और वैश्विक मंच पर इसका वजन इतना बढ़ कैसे गया है, इसी पर आज बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इसका जो तात्कालिक संदर्भ है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी हाल में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 चीन के तियानजिन में एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ। हाँ, बिल्कुल। और इसकी खास बात ये रही कि 7 साल में ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण चीन यात्रा थी। 7 साल, ये तो लंबा समय है। अच्छा, तो हमारे पास जो अलग अलग लेख और नोट्स हैं उनमें एससीओ के इतिहास, इसके बदलते रूप और भारत के लिए इसकी अहमियत पर काफी कुछ है जी। तो आज हमारा मकसद यही है कि एससीओ की जड़ें समझें, ये कैसे बना, कैसे बढ़ा, आज की दुनिया में इसकी भूमिका क्या है, और ये भी कि कैसे ये भारत, चीन, रूस जैसे देशों के लिए एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने का मंच बन रहा है। हाँ, और साथ ही हम ये जो हाल में मोदी शी की बैठक हुई उसके क्या मायने हैं, उसके पीछे क्या संकेत छिपे हैं, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। एससीओ की कहानी, इसकी नींव कब और कैसे पड़ी? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। हम्म तब इसका नाम था शंघाई 5। शंघाई 5। अच्छा। हाँ। इसमें थे चीन, रूस और 3 मध्य एशियाई देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, लेकिन उस वक्त मतलब 90 के दशक के मध्य में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? वो तो सोवियत संघ के विघटन के ठीक बाद का दौर था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोवियत संघ टूटा तो मध्य एशिया में एक तरह का, आप कहिए, पावर वैक्यूम या अनिश्चितता का माहौल बन गया था। तो इन 5 देशों को लगा कि भाई सीमा पर जो तनाव है उसे कम किया जाए, आपस में विश्वास बढ़ाया जाए और सबसे जरूरी, इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा कायम की जाए। इसके लिए एक साझा मंच होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब शुरू में फोकस सुरक्षा और सीमा विवादों पर था। फिर ये एससीओ कैसे बना? शंघाई 5 से एससीओ तक का सफर वो हुआ 2001 में, जब उज़्बेकिस्तान इस ग्रुप में शामिल हुआ। तब इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ रखा गया। अच्छा, 2001 में। हाँ, और इसका विस्तार यही नहीं रुका। हाँ, वो तो है, बाद में और भी सदस्य जुड़े। भारत और पाकिस्तान भी तो है इसमें, है ना? जी हाँ, 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके फुल मेंबर बने। फिर 2023 में ईरान शामिल हुआ और अभी बेलारूस भी सदस्य बनने की प्रक्रिया में है। अरे वाह, मतलब ये संगठन तो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इसके आकार को, इसके प्रभाव को आंकड़ों में देखें तो क्या तस्वीर दिखती है? देखिए, आज की तारीख में एससीओ के जो सदस्य देश हैं वो सब मिलकर दुनिया की लगभग 40% आबादी, 40%? हाँ, 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जरा सोचिए। और दुनिया की जो कुल जीडीपी है उसका करीब 25% हिस्सा भी इन्हीं देशों से आता है। 1/4 जीडीपी? जी। तो ये आंकड़े ही अपने आप में बता देते हैं कि इसकी अहमियत कितनी बढ़ गई है। वाकई, ये आंकड़े तो सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन सिर्फ आकार ही नहीं, इसके बनने के पीछे जो रणनीतिक कारण थे वो भी काफी गहरे लगते हैं। आपने सोवियत विघटन का जिक्र किया, पर क्या पश्चिमी दुनिया की भूमिका का भी इसमें कोई हाथ था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। शीत युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर बन के उभरा, वो जिसे यूनिपोलर मूवमेंट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही जो पश्चिमी सैन्य गठबंधन है नेटो, उसका भी पूर्व की तरफ विस्तार हो रहा था। तो रूस और चीन दोनों को ही ये चिंता थी कि भाई ये यूरेशिया का जो क्षेत्र है इसमें पश्चिमी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसे संतुलित करने की, काउंटर करने की जरूरत है। और मध्य एशिया का अपना रणनीतिक महत्व भी तो है ही, खासकर वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है। निश्चित रूप से ये पूरा इलाका तेल, गैस, यूरेनियम, मतलब अहम प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। तो इन संसाधनों के प्रबंधन के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन सब के लिए आपसी सहयोग जरूरी था। और एक और बड़ी चिंता थी। कौन सी? आप शायद आतंकवाद, अलगाववाद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। एससीओ के जो शुरुआती उद्देश्य थे उनमें ये 3 बुराइयां, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, इनसे मिलकर निपटना भी शामिल था। इसके लिए एक कलेक्टिव, एक सामूहिक तंत्र बनाने की जरूरत महसूस की गई। समझ गई। तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी। अब अगर हम आज की दुनिया में एससीओ की भूमिका देखें तो ये किन मुख्य क्षेत्रों में एक्टिव है? देखिए, इसकी भूमिका कई डायमेंशन में है, मल्टी डायमेंशनल है। अगर सुरक्षा की बात करें तो एससीओ का एक बहुत अहम अंग है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर
यानी रैट्स। रैट्स, अच्छा। हाँ, ये सदस्य देशों के बीच आतंकवाद से जुड़ी जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया जानकारी है, उसे शेयर करने और जॉइंट ऑपरेशन में सहयोग करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। और अफगानिस्तान की स्थिति तो निश्चित रूप से इनके लिए एक बड़ी चिंता होगी, क्योंकि उसकी सीमाएं कई सदस्य देशों से लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल पास में है। हाँ, अफगानिस्तान में स्थिरता लाना एससीओ के लिए हमेशा से एक बड़ी प्राथमिकता रही है। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, हाँ, आर्थिक पहलू भी जरूरी है। तो यहाँ भी एससीओ की भूमिका बढ़ रही है। इसमें चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI वो एक बड़ा फैक्टर होगा, है ना? पर क्या सभी सदस्य देश इसे लेके एकमत है? मतलब भारत का तो अपना स्टैंड है इस पर। बीआरआई निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तत्व है और चीन तो देखता ही है एससीओ को इसे आगे बढ़ाने के एक मंच के तौर पर। हालांकि हाँ, ये सही है कि सभी सदस्यों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी चिंताएं हैं। जैसे भारत की संप्रभुता को लेकर चिंताएं हैं बीआरआई के एक हिस्से पर, लेकिन कनेक्टिविटी बढ़ाने पर एक आम सहमति तो है। अच्छा। इसके अलावा जैसे रूस और मध्य एशिया के जो ऊर्जा संसाधन हैं, उनको भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी सहयोग की बात होती है। और आजकल ये चर्चा भी बहुत है कि वैश्विक व्यापार में डॉलर का जो दबदबा है उसे कम किया जाए। क्या एससीओ इस दिशा में भी कुछ कर रहा है? बिल्कुल। सदस्य देशों के बीच जो आपसी व्यापार है, उसमें अपनी अपनी लोकल करेंसीज, स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल हो, इसको बढ़ावा देना एससीओ के आर्थिक एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। अच्छा। मकसद यही है कि धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है उसे कम किया जाए। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि चीन अपने सिप सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, रूस अपने SPFS सिस्टम पर जोर दे रहा है। तो मतलब भू राजनीतिक तौर पर क्या हम एससीओ को नाटो या G7 जैसे जो पश्चिमी गुट हैं उनके सामने एक चुनौती या कह लें कि एक बैलेंस बनाने वाले गुट के रूप में देख सकते हैं? देखिए, इसे सीधे सीधे एंटी वेस्ट या पश्चिमी विरोधी गुट कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि ये नाटो और G7 जैसे पश्चिमी दबदबे वाले समूहों के सामने एक गैर पश्चिमी नजरिया और एक शक्ति केंद्र के तौर पर उभर रहा है। ये यूरेशियन इंटीग्रेशन, मतलब यूरेशियाई एकीकरण और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इस विचार को बल देता है। अब आते हैं भारत के नजरिए पर। भारत 2017 में सदस्य बना। भारत के लिए एससीओ में शामिल होने के मुख्य कारण क्या थे? मतलब क्या सोचकर भारत इसमें शामिल हुआ? भारत के लिए देखिए 2 मुख्य ड्राइवर्स थे। पहला, ऊर्जा सुरक्षा, मध्य एशिया के जो तेल और गैस भंडार हैं उन तक पहुंच बनाना। हाँ, एनर्जी तो जरूरी है। और दूसरा, आतंकवाद का मुकाबला, खासकर जो सीमा पार आतंकवाद है और अफगानिस्तान से जो खतरे पैदा हो सकते हैं उसके संदर्भ में। लेकिन ये राह आसान तो नहीं होगी। एससीओ में चीन भी है, पाकिस्तान भी है, जिनके साथ भारत के संबंध खासकर सीमा को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। ये भारत के लिए एक चुनौती तो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जटिल डिप्लोमैटिक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। पर भारत इसे एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक मंच के रूप में देखता है, जहां इन मतभेदों के बावजूद जो कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, जो साझा हित हैं, जैसे आतंकवाद का मुकाबला हो गया या कनेक्टिविटी हो गई, उन पर बात की जा सके। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एससीओ भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने में मदद करता है। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला बिंदु काफी दिलचस्प है। ये आजकल बहुत सुनने में आता है। इसका क्या मतलब है, खासकर एससीओ के संदर्भ में? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सीधा मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति के फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है, बिना किसी एक गुट के दबाव में आए। ठीक है। एससीओ एक ऐसा मंच है जहां भारत अमेरिका के साथ अपने जो गहरे होते संबंध हैं उनको संतुलित करते हुए चीन और रूस जैसी जो प्रमुख यूरेशियाई शक्तियां हैं उनके साथ सीधे तौर पर जुड़ सकता है और जो रीजनल इश्यूज हैं उन पर अपना पक्ष रख सकता है। ये भारत को किसी एक खेमे में बंधने से बचाता है। और ये संतुलन साधना आज के दौर में कितना जरूरी है, जब हम एक तरह की नई खेमेबंदी देख रहे हैं, मतलब पश्चिम बनाम पूर्व, या कहें अमेरिका और उसके सहयोगी एक तरफ और चीन और रूस दूसरी तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ अमेरिका भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में एक प्रमुख भागीदार की तरह देखता है, क्वाड जैसे समूह हैं, रक्षा सौदे हो रहे हैं, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना जारी रखा। हाँ, वो तेल वाला मामला तो काफी चर्चा में था। तो ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और एससीओ, ब्रिक्स जैसे मंचों की अहमियत को दिखाता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि चीन के साथ कंपटीशन के बावजूद एससीओ भारत को यूरेशिया में एक तरह की स्ट्रेटेजिक डेप्थ, मतलब रणनीतिक गहराई या पैठ देता है?
हाँ, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। ये भारत को मध्य एशिया से जुड़ने का और यूरेशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें अपनी भूमिका निभाने का एक अहम मंच देता है। और अगर हम एससीओ और ब्रिक्स को एक साथ देखें, हाँ, ब्रिक्स भी तो है। जी, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब तो और भी नए सदस्य जुड़ गए हैं। तो अगर इन दोनों को मिलाकर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। वो कैसे? इन दोनों को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? देखिए, एससीओ का मुख्य फोकस है सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर, खासकर यूरेशिया क्षेत्र में। ठीक। वहीं ब्रिक्स ज्यादातर आर्थिक, वित्तीय और विकास के मुद्दों पर केंद्रित है। तो कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ये दोनों संगठन मिलकर एक तरह की टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, एक दो आयामी रणनीति बना रहे हैं। अच्छा। किस तरह की? ये सिर्फ पश्चिमी नियमों को चुनौती देना नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल एजेंडा सेट करने और जो विकासशील देश हैं जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक समानांतर या कह लीजिए एक वैकल्पिक ढांचा बनाने का प्रयास है। और क्या ये जो पश्चिमी संस्थान है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है या G7 है, उनकी कथित कमजोरियों या उनके प्रभाव में जो कमी आ रही है, उसका भी संकेत है? ऐसा तर्क दिया जाता है। मिसाल के तौर पर नेटो के अंदर यूक्रेन नीति पर मतभेद दिखते हैं। यूरोपियन संघ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर संघर्ष कर रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो पश्चिमी हितों को प्राथमिकता देते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, डॉलर के प्रभुत्व को स्थानीय मुद्राओं, चीन के सिप्स, रूस के स्पैफेस और यहां तक कि ब्रिक्स की एक साझा मुद्रा की जो चर्चा चल रही है, उसके जरिए चुनौती मिल रही है। तो ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां एससीओ और ब्रिक्स जैसे गैर पश्चिमी मंचों का आकर्षण और महत्व बढ़ जाता है। चलिए अब वापस आते हैं हाल के SCO शिखर सम्मेलन पर, जो तियानजन में हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री की 7 साल बाद हुई ये चीन यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। भू राजनीतिक नजरिए से इसका क्या महत्व था? देखिए, ये यात्रा कई स्तरों पर महत्वपूर्ण थी। 7 साल का गैप, जैसा आपने कहा, बहुत लंबा होता है, खासकर दो पड़ोसी देशों के बीच। इस यात्रा का एससीओ जैसे मल्टीलैटरल बहुपक्षीय मंच पर होना, ये अपने आप में दिखाता है कि दुनिया बदल रही है और भारत मल्टीपोलैरिटी, बहुध्रुवीयता की दिशा में अपनी भूमिका देख रहा है। ये सिर्फ बाइलैटरल, द्विपक्षीय नहीं, बल्कि एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल मैसेज भी था। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई, उसका सबसे बड़ा संदेश क्या था? क्या इसे रिश्तों में जो बर्फ जमी थी उसके पिघलने का संकेत माना जाए? जो सबसे प्रमुख संदेश सामने आया वो था, विकास साझेदार बने, प्रतिद्वंद्वी नहीं। ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासकर 2020 के गलवानी संघर्ष के बाद जो तनाव का माहौल बना था उसको देखते हुए। हाँ, वो पार्टनर्स नॉट राइवल्स वाली बात। बिल्कुल। साथ ही सीमा पर शांति बनाए रखने, सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, ऐसे प्रैक्टिकल कदमों पर सहमति बनी। तो ये निश्चित तौर पर रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम है। लेकिन विकास साझेदार, प्रतिद्वंदी नहीं, ये नारा जमीनी हकीकत, खासकर सीमा विवादों को देखते हुए क्या कुछ ज्यादा आशावादी नहीं लगता? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, सीमा विवाद एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है और इसे सुलझाने में समय लगेगा। लेकिन शीर्ष नेताओं के स्तर पर संवाद का फिर से शुरू होना और सहयोग के जो क्षेत्र हैं उन पर फोकस करना, ये तनाव कम करने और विश्वास बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी है। तो ये यथार्थवाद और आशावाद का एक मिश्रण है, आप कह सकते हैं। आपने पहले भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की बात की थी। क्या इस यात्रा और एससीओ मंच से भारत ने दुनिया को कोई खास संदेश दिया? अमेरिका को, पाकिस्तान को, चीन को? हाँ, विश्लेषकों का तो यही मानना है कि भारत ने इस मंच का इस्तेमाल करके एक साथ कई संदेश दिए। अमेरिका और पश्चिम को कि भाई, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा, वो किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान को कि सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख कड़ा रहेगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चीन को कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन साथ ही बातचीत और सहयोग के लिए भी तैयार है। वहां से कुछ तस्वीरें भी काफी चर्चा में रहीं, जैसे मोदी, पुतिन और शी का एक साथ दिखना, हाथ मिलाना, गले मिलना। कूटनीति में इस तरह की प्रतीकात्मकता, सिंबॉलिज्म का कितना महत्व होता है? कूटनीति में सिंबॉलिज्म का अपना वजन होता है। प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह भव्य स्वागत हुआ, पारंपरिक चीनी वाद्य यंत्रों के साथ रेड कारपेट बिछाया गया, ये गर्मजोशी दिखाने का एक तरीका था। हाँ, वो देखा था। और तीनों बड़े नेताओं का सहज दिखना, ये वैश्विक पटल पर एक संदेश देता है कि यूरेशियाई शक्तियां एक साथ आ रही हैं और शायद दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ फोटो ऑप नहीं होती, इनके गहरे मायने होते हैं। तो क्या इस यात्रा को 2020 के गलवानी संघर्ष के बाद जो भारत चीन संबंध बिगड़े थे, उन्हें पूरी तरह पटरी पर लाने की एक गंभीर कोशिश माना जा सकता है? इसे उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर माना जा सकता है।
रिश्ते पूरी तरह पटरी पर तो तभी आएंगे जब सीमा पर स्थिति सामान्य होगी और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल होगा। लेकिन इस यात्रा ने संवाद का रास्ता खोला है। शांति बहाली, जनसंपर्क, व्यापार संतुलन जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने की सहमति बनी है। आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का रुख क्या रहा? क्या उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया, खासकर पहलगाम हमले के बाद? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में हाल के पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को अस्वीकार्य बताया। ये एक स्पष्ट संदेश था, बिना सीधे नाम लिए। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चीन से सहयोग की अपील भी की और सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति शी ने भारत की चिंताओं को समझने का संकेत दिया। अच्छा, तो कुल मिलाकर इस यात्रा और एससीओ शिखर सम्मेलन से दुनिया को क्या संदेश गया? भारत की पोजीशन क्या दिखी? संदेश काफी स्पष्ट था। भारत किसी एक खेमे में बंधा हुआ नहीं है। वो पश्चिम के साथ अपनी साझेदारी निभा रहा है, लेकिन साथ ही पूर्व और ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर एक ज्यादा संतुलित, एक ज्यादा मल्टीपोलर और सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने का पक्षधर है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बहुत महत्व देता है और वैश्विक मंच पर अपनी एक स्वतंत्र भूमिका निभाना चाहता है। ये तो हुई हालिया कूटनीति की बात। अगर हम थोड़ा और व्यापक नजरिए से एससीओ के आर्थिक और खासकर सांस्कृतिक पहलुओं को देखें तो क्या चीजें उभर कर आती हैं? आर्थिक पहलू पर तो हमने बात की, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, एससीओ के सदस्य देश जिस क्षेत्र में हैं, उसे मशहूर ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे हेल्फर्ड मैकिंडर। उन्होंने यूरेशिया का हार्टलैंड यानी हृदय स्थल कहा था। हाँ, हार्टलैंड थ्योरी। जी, और इसे इतिहास की धुरी, पिवट ऑफ हिस्ट्री बताया था। उनका मानना था कि जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगा वो दुनिया पर राज करेगा। वही क्षेत्र जो प्राचीन सिल्क रोड का केंद्र था, जिसने सदियों तक पूर्व और पश्चिम को जोड़ा था। बिल्कुल। और आज एससीओ खासकर चीन के BRI के जरिए उसी प्राचीन कनेक्टिविटी को एक नए रूप में, एक मॉडर्न रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ व्यापार मार्गों की बात नहीं है, ये सभ्यताओं के संगम की भी बात है। ये दिलचस्प है। किस तरह से? देखिए, एससीओ एक ऐसा अनोखा मंच है जहां चीन, भारत, रूस, ईरान, ये सब महान और प्राचीन सभ्यताएं एक साथ आती हैं। ये संगठन पश्चिमी उदारवादी मॉडल को ही एकमात्र यूनिवर्सल मॉडल मानने के बजाय सभ्यताओं की जो विविधता है, जो अलग अलग शासन प्रणालियां हैं, उनके सह अस्तित्व और सम्मान पर जोर देता है। क्या एससीओ के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो भी इसी विचार को दर्शाते हैं? हाँ, बिल्कुल। एससीओ के मूल सिद्धांत यही हैं: सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और मल्टीपोलैरिटी यानी बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना। ये सिद्धांत कहीं ना कहीं पश्चिमी हस्तक्षेपवाद और एक ध्रुवीयता के विचार के विपरीत खड़े होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य का विश्व क्रम कैसा आकार लेता दिख रहा है? क्या एससीओ और ब्रिक्स मिलकर वास्तव में एक नई व्यवस्था बना सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम? ये कहना तो अभी शायद जल्दबाजी होगी कि वो एक पूरी तरह नई व्यवस्था बना देंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि एससीओ और ब्रिक्स मिलकर मौजूदा जो वेस्टर्न सेंट्रिक व्यवस्था है उसे चुनौती दे रहे हैं और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रहे हैं। जैसे हमने चर्चा की, एससीओ सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर फोकस कर सकता है, जबकि ब्रिक्स आर्थिक और वित्तीय सुधारों पर। ये दोनों मिलकर एक शक्तिशाली विकल्प पेश कर सकते हैं। यानी कि वैश्विक शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से हटकर एशिया और खास तौर पर यूरेशिया की ओर खिसक रहा है। सारे संकेत तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का जो रिलेटिव प्रभाव है वो कम हो रहा है और दुनिया एक मल्टी सेंट्रिक या कह लें पॉलीसेंट्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां शक्ति के कई केंद्र होंगे और एशिया, यूरेशिया उनमें से एक प्रमुख केंद्र होगा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि एससीओ ने शुरुआत तो की थी एक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच के रूप में। हाँ, शंघाई 5 से। बिल्कुल, लेकिन आज ये एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और कुछ हद तक भू आर्थिक शक्ति केंद्र बन चुका है। बिल्कुल, ये सिर्फ आतंकवाद से लड़ने या सीमा विवाद सुलझाने का मंच नहीं रह गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां गैर पश्चिमी देश मिलकर एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण, एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ पारंपरिक पश्चिमी संस्थानों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच एक बहुध्रुवीय दुनिया की रूपरेखा तैयार करते दिख रहे हैं। और भारत के लिए ये स्थिति अवसर भी है और चुनौती भी। एक तरफ अमेरिका और पश्चिम के साथ अपनी महत्वपूर्ण साझेदारियों को साधना है, तो दूसरी तरफ एससीओ जैसे मंचों पर चीन और रूस के साथ काम करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी है।
ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे भारत को साधना होगा। सही कहा। और यही हमें एक अंतिम विचार पर लाता है, जिस पर श्रोता खुद सोच सकते हैं। आने वाले दशकों में शक्ति का ये केंद्र पूर्व की ओर किस गति से और कैसे स्थानांतरित होगा? ये बदलाव वैश्विक शक्ति समीकरणों को, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को, व्यापार को और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को किस तरह से पुनर्परिभाषित करेगा? ये 21वीं सदी की वो कहानी है जो अभी लिखी जा रही है, और इसका एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय इसी यूरेशियाई हृदय स्थल में आकार ले रहा है।